तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग अपने यूनिट 1 के दूसरे चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तथा गॉस थ्योरम में दूसरा पार्ट लेकर आने वाले हैं। और इस पार्ट में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गॉस का प्रमेय या फिर कह सकते हो गॉस का नियम, यानी गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। बच्चों, यह पॉइंट जो है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यह पॉइंट आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है गॉस का नियम क्या है, या फिर कह देता है कि गॉस का नियम जो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिद्ध करने के लिए, यानी इसको प्रूव कीजिए। बच्चों, पीछे हम लोग इस चैप्टर में एक पार्ट और कंप्लीट किए हैं, पार्ट 1, जो कि हमारा था क्या? वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे उसको हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। यानी पिछले क्लास में बच्चों अगर इसका पार्ट 1 देखोगे तो उसमें हम लोग 2 पॉइंट पढ़ा गया है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत फ्लक्स। अगर नहीं पढ़े हो तो पहले पार्ट 1 कंप्लीट कर लो ताकि यह पॉइंट बहुत अच्छे से समझ पाओ या आगे की क्लासों को बहुत अच्छे से समझ पाओ। अगर पढ़ लिए हैं तो इसको समझने में बहुत आसानी होगी और आगे के भी हेडिंग्स को इस चैप्टर के आप आसानी से समझ पाएंगे। बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम। अगर पहला पार्ट नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पहले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 20-25 मिनट का वीडियो होगा, फिर इसको समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। एग्जाम ऑफ व्यू से पॉइंट बच्चों आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक एक पॉइंट आप लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि गॉस का प्रमेय है क्या। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग बच्चों पढ़े थे वैद्युत फ्लक्स के विषय में। पिछले क्लास में किसके विषय में पढ़े थे बच्चों? वैद्युत फ्लक्स के विषय में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि वैद्युत फ्लक्स जो होगा बच्चों वह होगा पाई ई इज इक्वल टू EA cos थीटा, या फिर बच्चों इसी को आप कह सकते हो पाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या फिर इसी को बताए थे पाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी। तो यह चीजें हम लोग वैद्युत फ्लक्स में पढ़े थे। आई होप आपको पता हो, नहीं पढ़े हो तो इसलिए कह रहे हैं पहला पार्ट जरूर देखो। यहाँ पे बच्चों गॉस का प्रमेय या फिर गॉस का नियम क्या है? तो गॉस जो कि एक आपके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, वैद्युत फ्लक्स को समझाने के लिए एक अलग तरीका चुना। यानी वैद्युत फ्लक्स को बताने के लिए कि वैद्युत फ्लक्स होगा कितना किसी पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह होगा कितना, उसके लिए इन्होंने एक नियम दिया। पहला पॉइंट याद रखेंगे, इनका जो नियम है बच्चों वह 3D फिगर के लिए है। कैसे फिगर के लिए? 3D फिगर। सर जी 3D फिगर क्या होता है? तो इसलिए हम कहें पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर कंप्लीट कर लो, वहां अच्छे से बताया गया है कि 2D फिगर और 3D फिगर क्या होते हैं। 3D फिगर में बच्चों आपका क्लोज सरफेस आता है, हम कहे थे इसको और किस नाम से जानेंगे? गॉसियन पृष्ठ के नाम से भी जानेंगे, यानी गॉसियन सरफेस के नाम से, गॉसियन सरफेस के नाम। इसमें आपका बच्चों स्फीयर आ सकता है, स्फीयर यानी गोला, या फिर आपका क्यूब आ सकता है, या फिर इसमें आपका सिलेंडर आ सकता है। ये सारी जो आकृतियां बच्चों क्या आपके 3D फिगर के अंतर्गत आ सकते हैं। यानी गोला हो सकता है, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, बेलन हो सकता है। ये सारी आकृतियां किसके अंतर्गत आ सकती हैं बच्चों? 3D फिगर के अंतर्गत। शायद इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अब गॉस का नियम क्या है? तो गॉस का नियम भी बच्चों हमारा वैद्युत फ्लक्स के लिए ही है, बट स्पेशली कैसे फिगर के लिए? 3D फिगर के लिए। सर जी 2D फिगर में नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, बट वहां कुछ चीजें आपको कल्पना करना पड़ेगा, कह सकते हो कुछ चीजें मानना पड़ेगा आपको। तो 2D फिगर में भी अप्लाई कर सकते हो, बट स्पेशली जो है बच्चों वह किसके लिए है? 3D फिगर के लिए। क्या इन्होंने बताया अपने इस नियम में? पहला पॉइंट समझ में आया गॉस का नियम कैसे फिगर के लिए है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इससे भी हम लोग क्या ज्ञात करते हैं बच्चों? वैद्युत फ्लक्स ही ज्ञात करते हैं। यानी गॉस के नियम से भी हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? वैद्युत फ्लक्स फाई ई ही ज्ञात करते हैं। क्या है नियम? ध्यान से समझेंगे। इन्होंने बच्चों इस नियम में क्या कहा, अगर हमारे पास कोई गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ का मतलब बच्चों 3D फिगर, हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस चाहे स्फीयर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे क्यूबिक हो, ध्यान से समझेंगे। मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर यानी एक गोला है इस तरह से। तो इन्होंने कहा बच्चों कि अगर हमारे पास कोई गॉसियन पृष्ठ है, इसी 3D फिगर को यहाँ क्या कहा जा रहा है बच्चों? गॉसियन पृष्ठ या 3D फिगर या बंद पृष्ठ भी इसको कहते हैं, यानी क्लोज सरफेस भी कहते हैं, क्लोज्ड
सरफेस भी इसको कहा जाता है। इस तरह से अगर हमारे पास बच्चों कोई 3D फिगर है, जो कि यहाँ स्फीयर लिया गया है, गोला लिया गया है, इन्होंने कहा अगर हमारे पास कोई गॉसियन पृष्ठ है बच्चों, और इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज है, कोई आवेश है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है, तो हम इतना पढ़े हैं पहले चैप्टर में कि आवेश से कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, निगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ। तो इस चार्ज से चारों तरफ क्या होगा बच्चों, कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी कुछ इस प्रकार से। जी सर, बिल्कुल निकलेंगी। ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलेंगी, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोल सकते हो। तो अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा यहाँ आपको हम हिंट करें, तो वैद्युत फ्लक्स बच्चों इन्हीं बल रेखाओं की संख्या होती है। वैद्युत फ्लक्स क्या होती है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही होती है, जो कि किसी पृष्ठ से परपेंडिकुलर गुजरती है, जो कि किसी सतह से कैसे गुजरती है बच्चों, लंबवत गुजरती है। वैद्युत फ्लक्स समझ पाए होगे, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही आप क्या कह सकते हो, वैद्युत फ्लक्स कह सकते हो। गॉस के नियम से क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। स्पेशली यह नियम कैसे फिगर के लिए है, तो 3D फिगर या फिर गॉसियन सरफेस, या फिर इसी को आप क्लोज सरफेस भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल में ये सारी आकृतियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस नियम को समझने के लिए एक स्फीयर लिए, यानी एक गॉसियन पृष्ठ लिए, जिसके अंदर हम एक चार्ज लिए जो कि पॉजिटिव है, तो इससे कुछ वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। तो यह जो वैद्युत बल रेखाएं बच्चों इस पृष्ठ से कितना बाहर निकल रहा है, जितना अधिक बाहर निकलेगा, जितना अधिक वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से निकलेगा, उतना अधिक क्या होगा, इससे जुड़ेगा वैद्युत फ्लक्स, यानी इससे उतना ही अधिक वैद्युत फ्लक्स बंधेगा, यानी इस पृष्ठ से बद्ध उतना ही अधिक वैद्युत फ्लक्स होगा। तो सर इससे तो निकाल ही सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, बट क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें इसका यूज करें या फिर इसका यूज करें, इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका इस एरिया निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, एंगल पता करना पड़ेगा, तब जाके इन सारे पॉइंट्स को यहाँ यूज कर सकते हैं। बट इन्होंने क्या कहा, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली गॉसियन पृष्ठ के लिए इन्होंने कहा इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अब बस यह पता कर लो कि अगर हमारे पास कोई गॉसियन पृष्ठ है तो उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, बस इतना पता कर लो उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। यानी इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर बच्चों जितना आवेश होगा, उस आवेश का 1/ε0 गुना उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। उस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा बच्चों, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना, सिंपली यही वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। इसमें हमें इतना तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गॉसियन पृष्ठ के लिए जब हम इस नियम को लगाएंगे तो वैद्युत फ्लक्स बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या कहा इन्होंने, चलिए इनके कथन को हम लोग लिखते हैं। तो इन्होंने कहा किसी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत, किसी गॉसियन पृष्ठ, फिर बार बार कह रहे हैं गॉसियन पृष्ठ का मतलब यही सारे सरफेस 3D फिगर, गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, किसी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। बात समझ में आया बच्चों? क्या इनका कथन है, यह बात समझ पाए? तो इनका कथन यह है किसी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत यानी निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा, वह उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का कितना होगा बच्चों, 1/ε0 गुना होगा, यानी फाई इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। या फिर बच्चों इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पे फाई किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए के बराबर Q/ε।
बात समझ में आए? तो यह बच्चों आपका हो गया वैद्युत फ्लक्स किसी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत किसके अनुसार? गॉस के नियम के अनुसार। बात समझ में आया? किसी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर दिख रहा है? एक बार चेक कर लें थोड़ा सा हम। सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल सही। शायद ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर सारे पॉइंट्स क्लियर है बच्चों तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सर जी अगर मान लीजिए इस आवेश के अंदर, इस पृष्ठ के अंदर कई सारे आवेश हों, पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, दो आवेश हो या दो से अधिक हो, तो ऐसे केस में बच्चों अगर मान लीजिए यहीं पर यही जो हमारा स्फीयर था, यही जो हमारा स्फीयर था बच्चों, जो यहाँ हमारे पास गोला था, इस गोले के अंदर कई सारे आवेश आ जाए विभिन्न प्रकार के प्रकृति के, मतलब सर जी अरे पॉजिटिव नेगेटिव। मान लो यहाँ पे +Q1 है, यहाँ पे -Q2 है, यहाँ पे +2Q1 है, यहाँ पे -3Q1 है, फिर +Q2 है, कई सारे चार्ज हैं। तो ऐसे केस में बच्चों यही जो आपका गॉस का नियम है, ऐसे केस में हम φE बराबर याद रखेंगे ऐसे केस में याद रखेंगे सिग्मा Q/ε। सर वही तो है Q/ε, बिल्कुल वही है, बट याद रखना जब कई सारे आवेश होंगे तो सिग्मा Q का मतलब क्या है बच्चों? आवेशों का बीजगणितीय योग। आवेशों का क्या बच्चों? बीजगणितीय योग। आवेशों का बीजगणितीय योग का मतलब सर जी, बीजगणितीय योग का मतलब प्लस माइनस सब कुछ पहले सॉल्व कर लेंगे। नॉर्मली एग्जांपल +5Q -2Q +Q -3Q, तो क्या बीजगणितीय योग निकालोगे? जो जोड़ने योग है जोड़ दो, घटने योग है घटा दो। 5 1 6 3 2 5, यानी यही पूरा कैंसिल, केवल क्या बचा? Q, यानी टोटल जो बीजगणितीय योग आवेशों का हुआ वह केवल क्या हुआ? Q। बात समझ में आया बच्चों? यानी साइन सहित उनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब किसी पृष्ठ के अंदर सिंगल आवेश है तो Q/ε0, बट कई सारे आवेश हैं तो वहाँ याद रखिएगा सिग्मा Q/ε0। यहाँ सिग्मा Q क्या है बच्चों? आवेशों का बीजगणितीय योग है। शायद ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। बात समझ में आया बच्चों? तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? सर वैद्युत फ्लक्स जो है किसी गॉसियन पृष्ठ, किसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। कैसे निकाल सकते हैं? तो हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, बट अगर हमारे पास कोई गॉसियन पृष्ठ है तो ऐसे केस में डायरेक्ट लगा सकते हैं Q × 1/ε0। और अगर उस पृष्ठ के अंदर कई सारे आवेश हैं तो हम लगा सकते हैं φ = सिग्मा Q/ε0। क्लियर है बच्चों? समझ पाए? शायद समझ पाएंगे। सर जी इतना होता है या कैसे हम माने? चलिए इसके प्रूफ पर चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए किसी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 होता है। तो इस पॉइंट को बच्चों हम लोग प्रूव करते हैं कि क्या वास्तव में किसी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना है। चलिए ध्यान देते हैं। इसके लिए हम मान ले रहे हैं बच्चों हमारे पास एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर हमारे पास एक चार्ज है Q। इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q। बच्चों इस स्फीयर का, इस गोले का हम रेडियस यानी त्रिज्या मान ले रहे हैं R है। तो अगर हम इसकी स्फीयर का एरिया की बात करें तो बच्चों गोले का क्षेत्रफल आप जानते हो 4πr²। क्लियर है? ये भी पढ़े हो सर जी अगर किसी आवेश से r दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो सर जी यह होता है 1/4πε0 Q/r²। मतलब बच्चों इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ? पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह होगा 1/4πε0 Q/r², और इसका जो एरिया होगा 4πr²। कोई दिक्कत बच्चों? इतना बात समझ पाए? क्यों सर जी इसको निकाले हैं? जरूरी पड़ेगा, अभी समझिएगा। अगर यह पॉइंट नहीं पढ़े हैं तो पहला चैप्टर जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, या पॉइंट भी प्रूव करने को आता है। बहुत अच्छे से हम लोग पहले चैप्टर में इसको क्लियर किए हैं, जरूर वहां से कंप्लीट कीजिएगा। तो इसके डिराइवेशन की बात करें बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, जिसके केंद्र पर आवेश कितना है? Q है। अब गॉस ने कह दिया इससे निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह होगा Q × 1/ε0। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम अगर मैथमेटिकली बात करें गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की,
गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की बच्चों, तो हमने यहाँ देखो बताया है क्या, पाई बराबर ई कॉस थीटा या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए भी कह सकते हैं। अगर हम गॉसियन पृष्ठ की बात करें तो पाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी। बात समझ में आया बच्चों? तो जी डी ए, हाँ अगर यहाँ पर हम यहाँ कोई छोटा सा पृष्ठ लें बच्चों, नॉर्मली मान लो हम यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ लें, इस मान लो यह फुटबॉल है, फुटबॉल गोला है, तो फुटबॉल वाला मानो जिसपे कई सारे पार्ट ऐसे बने होते हैं, तो उसपे से हम एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं डी ए। अगर पूरा एरिया ए है तो छोटा सा पार्ट क्या होगा बच्चों, डी ए। अगर छोटा सा एरिया, पूरा एरिया ए है गोले का, तो छोटा सा पार्ट इसका क्या होगा बच्चों, डी ए। अब आपको बताए थे पहले पार्ट में ही कि गॉसियन पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल का जो दिशा होता है हमेशा बाहर होगा। तो अगर हम इस डी ए के डायरेक्शन की बात करें बच्चों, तो यह डी ए ऊपर की तरफ होगा कुछ इस प्रकार। बात समझ पाए? चार्ज पॉजिटिव अगर मान ले, मान सकते हो पॉजिटिव ही मान लो, आसान पड़ेगा। वैसे पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो काफी अच्छी बात है, सर जी हम नेगेटिव मानेंगे, मान लो भाव कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव चार्ज मानोगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स भी कहाँ होंगी बच्चों, इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स भी बाहर निकलेंगी, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए या दोनों एक ही दिशा में होंगे। समझ पाए होगे? जब दोनों बच्चों एक ही दिशा में है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है और डी ए भी, तो यहाँ इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा बच्चों, 0। बात समझ में आया? तो अगर इसको हम सॉल्व करें थोड़ा सा बच्चों, तो कह सकते हैं, आप सबको पता होगा डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस थीटा लिखते हैं, तो कॉस थीटा होगा जो कि थीटा का मान कितना है बच्चों, 0 है, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। यानी बच्चों बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन करना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि समाकलन हम उसका करते हैं जो छोटा सा पार्ट लिए हुआ, गोले का छोटा सा पार्ट किसका लिए हो, डी ए का। कई विधि है समझने के लिए, ऐसे समझ लो इंटीग्रेशन या डॉक्टर साहब जिसके साथ लगे हैं उसी का समाकलन होगा, तो डी ए का समाकलन होगा, ई बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब ये सारी चीजें देखो जो मैथ के स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे काफी अच्छे से, या कैसे इंटीग्रेशन होता है, क्या इसका मतलब है। अगर न मान लो बायो के स्टूडेंट हो तो नॉर्मली ऐसे समझ लो, या जो पार्ट आपको दिख रहा है डी ए, डी ए समाकलन का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, समाकलन का मतलब जोड़ना। तो किसको जोड़ोगे, फुटबॉल था, फुटबॉल पे ऐसे छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स थे, उन्हीं को तो जोड़ोगे पूरा एरिया लेने के लिए, उसी को जोड़ोगे पूरा एरिया लेने के लिए। तो छोटा सा पार्ट डी ए था तो इसी डी ए को तो जोड़ोगे पूरा, तो इसलिए डी ए का समाकलन यहाँ होगा, ई बाहर हो गया। बच्चों डी ए का समाकलन जब आप करेंगे तो यह होता है ए, नॉर्मली याद रखिएगा डी एक्स का एक्स होता है, डी वाई का वाई होता है, उसी प्रकार डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है। बात समझ में आया, समाकलन इतना। अब अगर यहाँ से बच्चों हम दोनों का वैल्यू रखना चाहें, तो हमने आपको बताया है आवेश के आर दूरी पर, यानी पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चों वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और एरिया कितना है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, तो आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हो कि सर जी यहाँ जो बचेगा वह बचेगा ई फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, या फिर कह सकते हो ऊपर बचा है क्यू और नीचे क्या यही गॉस का प्रमेय है, जी सर यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का क्या है बच्चों, प्रमेय है, या यही गॉस का। तो एग्जाम में प्रश्न क्या पूछता है बच्चों, एग्जाम में प्रश्न कह देता है सिद्ध कीजिए किसी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। शायद ये सारे पॉइंट समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जाकि सारे पॉइंट्स हमारे अच्छे से क्लियर हो सके। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पे एक प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। अगर सारा पॉइंट क्लियर है बच्चों तो आप जरूर थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे। हम हटे थे यहाँ से, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, आप क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको लिख सकते हो आसानी से।
दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। अरे पीछे वाला पॉइंट लिख सकते हो तो अब शायद क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अच्छे से लिख सकते हो। इस प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, अगर नहीं पढ़े हो अच्छा है, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और डाउट होगा तो थोड़ा सा बैक करके 2-3 बार देख लोगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों एक प्रश्न लिखा हुआ है, इस प्रश्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा। कहा है 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेमी किनारे वाले किसी घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। बच्चों इस प्रश्न को बताने से पहले कुछ चीजों को थोड़ा सा और हम आपको याद दिला दें। तो यह जो वैद्युत फ्लक्स होता है बच्चों, कुछ विशेष स्थितियां याद रखिएगा कि पहला पॉइंट, यह जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह गॉसियन पृष्ठ के, यानी बात करें यानी यह जो वैद्युत फ्लक्स होगा बच्चों, यह जो वैद्युत फ्लक्स होगा यानी वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसका क्या मतलब सर जी? अगर बच्चों यह गोला 8 सेमी का त्रिज्या का यानी 2 सेमी त्रिज्या का है या 10 सेमी त्रिज्या का है, इस सूत्र में बता दो, कहीं इसके आकार की कोई बात की गई है, इसके रेडियस की कहीं कोई बात की गई है? कुछ नहीं। इसके अंदर आवेश कितना है केवल उस पर डिपेंड कर रहा था। इस गॉसियन पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, गॉसियन पृष्ठ के अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कहीं भी स्थित हो, कहीं भी स्थित हो, वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब सर जी इस गोले के चाहे यहाँ कोनम रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे सेंटर पर रहे, वैद्युत फ्लक्स इतना ही होगा, Q/ε नॉट। वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवेश कहीं भी स्थित रहे। बात समझ में आया? तो यह 2 स्पेशल पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। अब इस प्रश्न को समझेंगे। 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश है किसी किनारे पर 9 सेमी किनारे वाले किसी घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। मतलब बच्चों कोई हमारे पास घन है इस तरह से, और इस घन के केंद्र पर, इस घन के केंद्र पर क्या स्थित है बच्चों? हमारा एक आवेश स्थित है। कितने माइक्रोकूलाम का? 2 माइक्रोकूलाम का। माइक्रोकूलाम यानी 10⁻6 कूलाम। कहा है बच्चों पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? फाई पूछा। क्या पूछा बच्चों? फाई। कितने सेमी का है? 9 सेमी का। इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल आवेश से मतलब है। यह घन जो है इसका भुजा कितना सेमी है? तो अभी जस्ट गॉस का प्रमेय पढ़े बच्चों, Q/ε नॉट। तो यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। फाई बराबर 2 × 10⁻6 और एप्सिलॉन नॉट का मान सबको याद होगा 8.85 × 10⁻12। वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा, आपका वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। आई होप सारे पॉइंट्स आप लोग समझ पाए होंगे। अगर सारे पॉइंट्स बच्चों क्लियर है आपके, वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स गॉस का नियम क्या है, गॉस के नियम से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे कैसे, प्रूव कैसे करेंगे इसको, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आएगा उसको देखेंगे। अगर सारे पॉइंट्स क्लियर हैं बच्चों तो हम लोग आगे के पॉइंट्स को यानी इस नियम का यूज करके कुछ पृष्ठों के लिए वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। 6 डिराइवेशन है आपके एग्जाम में, यहाँ से का डिराइवेशन जरूर आता है। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि तीसरे पार्ट में जब हम 2-3 डिराइवेशन कराएं तो आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएं और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हों, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।